अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फॉल्ट्स देखेंगे जो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के हवाले से रेज किए हैं। एक्चुअली ये उसकी फॉल्ट्स नहीं है, बेसिकली एवेल्युएशन और इंटरप्रिटेशन हैं। उसने इसको मेरिट्स और डीमेरिट्स में गिनवाए हैं। अगले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उसने किस किस ग्राउंड्स के ऊपर शेक्सपियर की प्रेज की है। इससे अगले आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि शेक्सपियर के मेरिट्स उसने कौन से काउंट करवाए ना। तो यो उसकी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली इन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को शेक्सपियर ने वायलेट किया है। एक्चुअली हमें ये भी देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड लाजमी नहीं, इन जो स्टैंडर्ड रेज की है अरिस्टोटल ने कहा कि प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होनी चाहिए और एंडिंग होनी चाहिए। इट वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर शेक्सपियर टू फॉलो ऑल दोज रूल्स। अगर उन स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स से अगर वो कंपल्सरी होते और वो यूनिवर्सल डेफिनेटली नहीं होते, नथिंग इज यूनिवर्सल इन दिस यूनिवर्स। ये हमें याद रखना चाहिए बच्चे कि नथिंग इज यूनिवर्सल इन दिस यूनिवर्स। तो तब तो ये फॉल्स बनते शेक्सपियर के। इस ग्राउंड के ऊपर हम उसको फॉल्स नहीं कर सकते कि फॉल्स नाम ही नहीं दे सकते टू सम एक्सटेंट, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनको उसके फॉल्ट्स या वो गिनवा रहा है। तो हमें डेफिनेटली इस हवाले से देखना है। तो बहरहाल कौन कौन से फॉल्ट्स हैं वो हम देखते हैं। वेदर जी आर जस्टिफाइड और नॉट, दैट इज समथिंग एल्स। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन वो जो ये उसने तकरीबन 8 पॉइंट गिनवाए हैं कि विर्चू सेक्रीफाइस टू कन्वीनियंस में। उसके बाद केयरलेसनेस अबाउट द प्लॉट डेवलपमेंट, एनार्किज्म उसने उसकी प्ले में बहुत ज़्यादा है। और कोर्सनेस ऑफ द डायलॉग है, परफॉर्मेंस इन ट्रेजेडीज है, ट्रेजेडीज वर्स देन मोर लेबर इज स्पेंट, अनड्यू वर्बोसिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स है। उसके बाद फ्लेम्बोयंट स्पीचेस हैं, इन्फ्लेटेड वोकेबलरी है, क्रेज ऑफ पन्स, वर्ड प्ले। ये बेसिकली मेजर उसने जो फॉल्ट्स गिनवाए हैं। तो इनमें जो अब हम देखते हैं कि किन किन उसका क्या स्टांस है। Shakespeare, with his excellencies, has likewise faults, and faults sufficient to obscure are overwhelmed by other merit. कहते हैं उसके इतने faults हैं कि वो उसका कोई भी other merit जो है वो उसमें छुप सकता है। I shall show them in the proportion in which they appear to me, without envious malignity or superstitious veneration। जो पहला पहला उसका डिफेक्ट उसने गिनवाया है वो ये है कि his first defect is that to which may be imputed most of the evil in the books are in the men. He sacrifices virtue to convenience and is so much more careful to please than to instruct ना। मेरा अपना इसके ऊपर स्टांस है, मैं पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ। यू आर नॉट बाउंड टू कंसीडर इट द फाइनल फॉल्ट ऑफ शेक्सपियर एज वेल। इसमें असल वो कहना ये चाह रहे हैं कि शेक्सपियर सेक्रीफाइस को, सॉरी, जो विर्चू होता है उसे सेक्रीफाइस कर देता है ओवर इविल ना। और दूसरा कहता है कि वो इंस्ट्रक्ट करने की बजाय प्लीज करता है, प्लीज के ऊपर मोर फोकस करता है देन टू इंस्ट्रक्ट। तो मेरा स्टांस ये है कि जो राइटर आगे वो ये बात भी करेगा कि जो आथर होता है, जो लिटरेरी मैन होता है, उसने सोसाइटी को क्योर करना होता है, ना कि म्यूज़ करना होता है। यानी कि प्लीज़ करने वाला जो है वो बेसिकली ये जो होता है ना क्लाउन टाइप का, मस्करा टाइप का, शो दिखाने वाला, वो लोगों को हंसा के रुला के चला जाता है। जबकि जो उससे हायर ऑर्डर का मतलब बंदा होता है वो सोसाइटी को हमेशा इंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये स्टांस है कि आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा दुनिया के दो रुख दिखाता है, जबकि जो इंस्ट्रक्ट करने वाला होता है वो हमेशा मतलब ना एक रुख दिखाता है। फॉर एग्जांपल कि जी बुरे काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। जबकि जो आर्टिस्ट होता है वो दोनों रास्ते दिखाता है। और आर्टिस्ट का कभी भी एजेंडा जो अल्टीमेट एंड एजेंडा होता है, एंड एजेंडा आप इसे यूँ समझ लें कि आखिरी एजेंडा जो होता है वो कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता, वो चीज़ें सामने रख देता है। अब आपकी आपकी मर्जी जो है ना, आप उससे वो करें या ना करें। दैट इज नॉट द एजेंडा ऑफ द आथर, दैट ही सीम्स टू राइट विदाउट एनी मॉरल पर्पस।
हमारा इसके ऊपर भी सवाल है कि क्या मॉरल पर्पस जो है ये ज़रूरी है टेक्स्ट में. From his writings, indeed, a system of social duty may be selected, for he that thinks responsibly must think morally, and but his precepts and axioms drop casually from him. He makes no just distribution of the good or evil, or is always careful to show in the virtuous a disproportion of the wicked. He carries his person indifferently, though right and wrong, through right and wrong. तो हमारा इसके ऊपर इतराज़ ये है कि वो शेक्सपियर था, ही वॉज नॉट अ क्लर्जी मैन एज अ चर्च मैन, तो इसलिए लिहाजा ये उसका चार्ज कहीं बनता नहीं है. And that the close dismisses them without the future further care and leaves their example to operate by chance. This fault the barbarity of his age cannot exaggerate, for it is always a writer's duty to make the words better, and justice is a virtue independent on the time and place. ये उसका पहला फॉल्ट है. हमारी कंट्रडिक्शन इसके ऊपर भी यही है कि मतलब इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑथर टू पास द जजमेंट एंड वर्क फॉर द जस्टिस. वो बेसिकली सोसाइटी के इल्स एंड क्योर्स को वो करता है, सामने रख देता है. अब इट्स अप टू द रीडर कि वो उसको कैसे लेता है. अगर ये होता तो फिर मतलब अगर अच्छे लोगों की से कि बुराई ख़त्म करने से बुराई ख़त्म हो जाती तो आज इस ज़माने में बुराई ना होती. तो बुराई और अच्छाई का तसलसल आपस में चलता रहता है, और अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि दे आर इंटरचेंजेबल टू वन अनदर. जहाँ पे अच्छाई होती है वहीं पे बुराई होती है. तो कैसे शेक्सपियर जो है ना मतलब दो चीज़ों को अलहदा कर सकता था. कहते हैं ना कि अगर यहाँ पे ये जो भी स्टांस क्रिएट हुआ वो ये है कि भाई अच्छाई हमेशा जीत जाती है, या शेक्सपियर को चाहिए था कि अच्छाई को वो तरजीह देता. कभी ऐसे भी होता है कि मतलब अच्छाई के ऊपर भी बुराई छा जाती है. तो शेक्सपियर इस स्टांस में मैं समझता हूँ कि बहुत ही न्यूट्रल है. सैम्यूल जॉनसन को शेक्सपियर को क्लर्जी मैन के तौर पर नहीं देखना चाहिए था. और दूसरा फॉल्ट ये है कि द प्लॉट्स आर ऑफन सो लूजली फॉर्म्ड दैट अ वेरी स्लाइट कंसिडरेशन may improve them, and so carelessly pursued that he seems not always fully to be comprehended by his own designs. He omits opportunities of instructing or delighting, which the train of his story seems to force upon him, and apparently rejects those exhibitions which would be more affecting, for the sake of those which are more easy. It may be observed that in many of his plays the later part is evidently neglected. When he found himself near the end of his work, and in view of his reward, he shortened the labor to snatch the profit. कहता कि जी वो तोड़ मोड़ के जो है ना अपने उसको वो ले आता है. तो इट्स बेस्ट मेरे ख्याल में इसका जवाब ये है कि इट्स बेस्ट टू द ऑथर कि वो उसको चीज़ को कैसे देख रहा होता है. कहते हैं ना कि तैरने वाले को पता होता है कि समंदर की गहराई कितनी है, जो बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहा होता है, ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट compulsion as well. He therefore remits his efforts where he should most vigorously exert them, and his catastrophe is improbably produced or imperfectly represented. He has no regard to the distinction of time and place, but gives to an age and nation without scruple at the custom or the institution and opinion of the other, at the expense not only of the likelihood but of the possibility. डेफिनेटली आर्ट जो है, अगर हम यहाँ पे जो यूनिटीज़ की बात कर रहा था उसके हवाले से देखें हम, तो डेफिनेटली आर्ट जो है दैट इज़ नॉट द रियलिटी. आर्ट का अपना टाइम एंड फ्रेम होते हैं. आर्ट हैज़ टू मूव फ्रॉम वन टाइम टू एन अनदर एज वेल. आर्ट जो है ना वो हमारी इस तरह शेक्सपियर के ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है. तो डेफिनेटली आर्ट के अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं, जबकि लाइफ के अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं. एक जो अखबारी रिपोर्टर की जो स्टोरी होती है और एक आर्टिस्ट की जो स्टोरी होती है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. In his comic scenes, he is seldom very successful when he engages his characters in the reciprocation of the smartness and the contest of the sarcasm. Their jests are commonly gross, and their pleasantry
licentious, neither his gentlemen nor his ladies have much delicacy, nor are sufficiently distinguished from his clowns by any appearance or of redefined manners. इसमें ये बात हुई है कि वो जब अपनी कॉमेडीज में जो हाई क्लास कैरेक्टर्स होते हैं जब उनको नीचे लेकर आता है तो यानी कि एक किंग और क्लाउन में कोई फर्क नहीं रहता। किंग भी वही बातें कर रहा होता है जो क्लाउन कर रहा होता है, या वो अमूमी तौर पर किंग को क्लाउन के लेवल पर ले आता है और क्लाउन को जो है ना वो किंग के लेवल पर ले जाता है। तो अगर हम इसके हवाले से बात करें तो अ, अ, हर बंदा जो है वो अपने किसी लेवल पर दूसरे एंड का, ये बेसिकली रिवर्सिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो अमूमी तौर पर लाजमी नहीं कि जो बादशाह होते हैं वो सुपीरियर सोचते हैं और कॉमन मैन जो है वो सुपीरियर नहीं सोचता। तो शेक्सपियर अपने इस रिवर्सल ऑफ रोल में भी सीन्स वेरी मच जेन्युइन और कॉम्प्रिहेंसिव सा लगता है कि कहीं पे एक बच्चा भी जो जो चीज़ सोच रहा होता है वो 70 साल का बंदा भी नहीं सोच रहा होता। अगर हम ये कहें कि बड़े हमेशा अच्छा सोचते हैं तो फिर छोटों की स्पेस ही नहीं बचती, जबकि छोटों की क्रिएटिविटी मतलब उसकी भी आप एडमिट करते हैं कि बचपन से ही बंदे कुछ बंदे ऐसे काम कर जाते हैं कि जो कोई दूसरा बंदा 90 साल की उम्र में भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे शेक्सपियर के ऊपर ये चार्ज बड़ा गैर मुनासिब सा है कि उसने कॉमिक सीन्स में रिवर्सल रोल्स को क्यों किया कि बादशाह जो है वो एक आम आदमी की तरह फप्तियां कस रहा है। इट माइट बी द नेचुरल, क्योंकि कियोस और उसमें रिवर्स रोल में अमूमी तौर पर बंदा जो है वो अपने स्टैट्यूर और विट से नीचे चला जाता है। Whether he represented the real conversation of his time is not easy to determine. The reign of the Elizabeth is commonly supposed to have been a time of stateliness, formality, and reserve, yet perhaps the relaxation of the severity were not very elegant. There must, however, have been always been some modes of gaiety preferable to the others, and a writer ought to choose to choose the best. In tragedy, his performance seems constantly to be worse, and as his labor is more. ये उसका और उसने वो कह के कि हद से ज्यादा वो कराया जाता है, लेबर करते हैं। The efficiousness of the passion which exigencies forces out are not are for the most part striking and energetic, but whenever he solicits his invention or strains his faculties and offspring of his heroes, his tumor, meanness and tediousness and obscurity. In narration ये उसका और fault है, in narration he affects a proportionate form of diction एंड अवेयरनेस हुई यानी कि बहुत ज़्यादा बात वो पढ़ा चढ़ा के डेफिनेटली इसका भी मैं जवाब थोड़ी देर में देता हूँ। A wearisome train of circumlocution and tells the incidents imperfectly in many words, which might have been more plainly delivered in the few. Narration in dramatic poetry is naturally tedious, as it is unanimated and inactive, and obstructs the progress of the action. It should therefore always be rapid and enlivened by the frequent interruption. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी उसका डिक्शन जो है वो प्रॉम्प्टेड होता है। तो आर्ट का डिक्शन चॉइस जो होती है वो अमूमी तौर पर, क्योंकि आर्ट जो है दैट गिव्स एन आर्टिस्टिक इफेक्ट, तो उसके लिए प्रॉम्प्टेड लैंग्वेज ही चाहिए होती है। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट फॉर्म ऑफ डिक्शन यूज करता है, तो दैट इज अप टू द विल ऑफ द रीडर। क्रिटिक को क्रिटिक जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इसमें ये वर्बॉस है, क्योंकि मैन इन हिज इमोशंस जो है वो रीज़न अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल सॉलिलॉक्वीज की बात करें हम, अगर शेक्सपियर की जो सॉलिलॉक्वीज हैं उनमें जो है ना वो हद से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत आर्टिस्टिक हो जाते हैं। तो बच्चे इमोशंस में जो बंदा भी होता है, सॉलिलॉक्वी जो है वो इमोशनल स्टेट है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते इवन टू बी इन लव विद समवन इज एन इमोशनल कंडीशन। तो उसके लिए हम हमारा जो माइंड जो वर्ड अल्फाज वो करता है वो जो हर्ट चूज करता है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि वो जो माइंड करता है। So Shakespeare found it an encumbrance, and instead of lightening it by brevity, endeavored to recommend it by the dignity and the splendor. His declamations are the set speeches are commonly cold and weak, and for his power was the power of nature. When he endeavored, like other tragic writers,
to catch the opportunities of amplification, and instead of inquiring what the occasion demanded to show how much his stories of knowledge could supply, he seldom escapes without the pity or the resentment of his readers. It is incident to him to be now and then entangled with an unwisely sentiment which he cannot well express and will not reject. He struggles with it a while, and if it continues stubborn, comprises it in the words such as the occur, and leaves it to be disentangled and evolved by those who have more layer to bestow upon it. And that always, where the language is intricate, the thought is subtle, and the image always great, where the line is bulky. The equality of the words to the things is very often neglected, and the trivial sentiments and the vulgar ideas disappoint the attention to which they are recommended by the sonorous epithets and the swelling figures. But the admirers of this great poet have never less reason to indulge their hopes of supreme excellence, that when he seems to fully resolve to sink them into the dejection and mollify them with the tender emotions by the fall of greatness. The danger of innocence are the crosses of love. He is almost soft and pathetic without some idle conceit or contemptible evocation. He no sooner begins to move that he contracts himself, and terror and pity, as they are rising in the mind, are checked and blasted by the sudden fugality. अचानक ही मतलब वो उसके जो तो बच्चे आपने देखा होगा कि ह्यूमन अचानक बैठे बैठे जो है ना वो रिवर्स पर भी चले जाता है, रिवर्स मोड पर भी चले जाता है। बंदा बैठा होता है, उसे कुछ 10 साल पुरानी कोई चीज़ याद आ जाती है, तो इस तरह अगर वो चार्ज कर रहा है डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन के जी शेक्सपियर के वो आउट नहीं जा सकता था, तो मेरे ख्याल में उसकी भी ये बस मोर देन इट इज क्रिटिसिज्म. A quibble is to Shakespeare what luminous vapors are to the traveller. He follows it at all adventures. It is sure to lead him out of his way and sure to engulf him in the mind. कहते शेक्सपियर के लिए जो ये फब्ती है, क्विबल मजाक जो है वो ऐसे ही है जैसे कि ट्रैवलर के लिए पानी का वाइपर होता है. शेक्सपियर मजाक के बगैर रह ही नहीं सकता अपने वर्क्स में ना, तो इट्स नेचुरल इसको यानी सीरियसनेस में भी कहते हैं कि शेक्सपियर मजाक को नहीं छोड़ता, तो इट्स वेरी नेचुरल. ये शेक्सपियर को अजीम बनाती है ना कि उसका फॉल्ट बनता है. It has some malignant power over his mind, and its fascination are irresistible. Whatever be the dignity or the profundity of his disquisition, whether he be enlarging knowledge or exalting affection, whether he be amusing attention with the incidents or enchaining it within the suspense, but let a quibble spring up before him, and he leaves his work unfinished. A quibble is the golden apple for which he will always turn aside from his career and stoop from his elevation. A quibble poor and barren as it is gave him such delight that he was content to purchase it by the sacrifice of the reason, propriety, and the truth. A quibble was to him was the fatal Cleopatra for which he lost the whole world and was content to lose it. ना कि वो मजाक किए बगैर रह ही नहीं सकता ना, इवन वो अपनी रीजन और दलाइल और प्रॉपर्टी और रीजन और ट्रूथ को जो सेक्रीफाइस कर देता है. It will be thought strange that in the enumerating the defects of this writer, I have not yet mentioned his neglect of the unities. ये बात है कि वो यूनिटीज को वायलेशन करता है. His violation of those laws which have been instituted and established by the point authority of the poets and of the critics. For his other deviation from the art of writing, I resign him to the critical justice without making any other demand in his favor than that which must be indulged to his all human excellence, and that his virtues be rated with his failings, but from the censure which this irregularity may bring upon him, I shall, with due reverence to that learning which I must oppose, adventure to try how I can defend him. जबकि उसके हिस्ट्रीज ये यूनिटीज मतलब हिस्ट्री से मुराद टाइम प्लेस और एक्शन जो है ना वो आपस में वो नहीं कर रहे, और जो हिस्ट्रीज हैं वो बेसिकली रियल यहाँ पे वो चार्ज करता है कि जी
his histories being neither tragedies or nor comedies are not subject to any of their laws ना इन्हीं उसकी जो ट्रेजेडीज हैं जो हिस्ट्री प्ले हैं वो ना ट्रेजेडी को फॉलो करती हैं ना कॉमेडी को करती हैं, वो हिस्टोरिकल प्लेज हैं. नथिंग मोर इज नेसेसरी टू ऑल द प्रेज. और कहते हैं वो के हिस्ट्री ओरिएंटेड हैं, तो कैसे वो आर्ट के दर्जे पर पहुंचती हैं. यानी वो किसी ने किंग की कहानी ली और उसे लिख दी, तो कैसे वो वर्क ऑफ आर्ट बनता है, ये उसका ऑब्जेक्शन है. To all the praise which they expect, that, and then that the changes of the action be so prepared as to be understood, that the incidents be various and affecting, and the character consistent, natural, and distinct. No other unity is intent, therefore none is to be sought. In his other works he has well enough preserved the unity of the action. He has not indeed an intrigue irregularly perplexed and regularly unraveled. He does not endeavor to hide any design, only to discover it. यानी वो उसे कोशिश नहीं करता, सिंपली रिप्रेजेंटेशन उसने की है, जैसे उसे मिला किसी बादशाह की कहानी उसने वैसे ही लिखी. फॉर दिस इज सेल्डम द order of the real events, and Shakespeare is the poet of nature. But his plan has commonly what Aristotle requires, a beginning, a middle and an end. उसका डिज़ाइन ये लगता था, प्लान ये था, लेकिन वो इन मिडल, बिगनिंग और एंड के ऊपर पूरा नहीं उतरता. One event is contracted with another, and the conclusions followed by the easy consequences. ये उसने उसके डिफेक्ट भी नुमाया कि what he was planning in his mind और जो उसके ऊपर राइट अप किया उसने वो फॉलो नहीं करता. There are perhaps some incidents that might be spared, as in other poets there is much talk that only fills up the time upon the stage. But journal system makes gradual advances, and the end of the play is the end of the expectation. यानी तवक्को कर रहा होता है जो व्यूअर होता है कि ऐसे होगा, अब ऐसे होगा. तो जबकि शेक्सपियर कहीं पे भी रास्ते में छोड़कर अपने रीडर को चला जाता है, अपने व्यूअर को ना. To the unities of time and place he has shown no regard, and perhaps a nearer view of the principles upon which they stand will diminish their value and withdraw from them the veneration which from the time of Conrail they have very generally received, by discovering that they have given more trouble to the poets than pleasure to the auditor. The necessity of the observing the unities of time and place arise from the supposed necessities of the making drama credible. यहाँ पे इसका जवाब ये है कि शायद मतलब ना मॉडर्न उस वक्त के लिए है कि कहते हैं कि जी जो रिवर्स ऑर्डर थे, यानी जो शेक्सपियर के एज में था, कि जो टेक्नोलॉजी थी मॉडर्न मैन की, जो अब मॉडर्न फिक्शन है तो वो यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करता. तो ये शायद मतलब ना शेक्सपियर की ग्रेटनेस है कि वो इवन मॉडर्न टाइम में भी रेलेवेंट रहता है, क्योंकि ही वाज नॉट उसने वो यूनिटीज़ फॉलो नहीं की ना. मॉडर्न टेक्स्ट को आप देखिए, वो absurd है, विदाउट कहीं से भी रप्चर से शुरू हो जाता है, वो एंड से भी शुरू हो सकती है, बिगनिंग से भी शुरू हो सकती है. तो ये चीज़ शेक्सपियर का था तो फॉल्ट अकॉर्डिंग टू सैम्यूल जॉनसन, लेकिन ये उसे मॉडर्न रेलेवेंस के करीब भी बना देता है. इसका जवाब मैंने आपको ये दे दिया. The critics hold it impossible that an action of the month and years can be possibly believed to pass in the 3 hours, or that the spectator can suppose behind himself to sit in the theatre while ambassadors go and return between the distant kings. यानी कि बादशाह वो वहीं पर बैठा रहता है ऑडियंस, जबकि एम्बेसडर एक दूसरे बादशाह से होकर वापस आ जाते हैं. while armies are levied and towns besieged, while an exile wanders and returns until he whom they saw courting his mistress shall lament the untimely fall of his son. The mind revolts from the evident falsehood, and fiction loses its force when it departs from the resemblance of the reality. तो resemblance of reality की ये है कि it should resemble like the reality, but it reality इसका जवाब भी मैं देता जाऊँ कि यही जो होता है कि आर्ट जो है वो कहीं मिस्टेकन रियलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है. ओरिजिनल रियलिटी तो सिर्फ जर्नलिज्म में होती है. तो आर्ट की रियलिटीज जो हैं दे शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद द रियल रियलिटीज ना. ये सैम्यूल जॉनसन से भी गलती हुई कि उसने उसको वो किया, फॉल्ट के तौर पर कंसीडर किया. फ्रॉम नाउ
Narrow limitations of the time necessarily arises the contraction of the time of the place. The spectator who knows that he saw the first act at Alexandria cannot suppose that he sees the next at the Rome, and at a distance to which not the dragon of media could in so short a time have transported him. He knows with the certainty that he has not changed his place, and he knows that the place cannot change itself. That what was the house cannot become a plain, that what was the thieves can never be the Persepolis. Such is the triumphant language with which a critic exhorts over the misery of an irregular poet, and exhorts commonly without resistance or reply. It is time, therefore, to tell him, by the authority of the Shakespeare, that he assumes as an unquestionable principle a position which, while his breath is forming it into words, his understanding pronounces to be false. It is false at that any representation is mistaken from reality, that any dramatic fable is materially whatever credible or for a single moment was ever credited. The objection arising from the impossibility of passing the first hour at Alexandria and the next at the Rome supposes that when the play opens, the spectator really imagines himself at Alexandria and believes that his walk to the theatre has been a voyage to the Egypt, and that he lives in the days of Antony and Cleopatra. डेफिनेटली एंटनी एंड क्लोपेट्रा के ये जो, अगर हम हीरो की बात करें अरिस्टोटल के हवाले से, तो हीरो शुड बी रिप्रेजेंटेड एट ए हायर ऑर्डर ऑफ कॉमन मैन, कि वो सुपरमैन से थोड़ा सा नीचे होता है। तो सुपरमैन को अगर आप कॉमन मैन के लेवल पर रख कर देखेंगे तो वो आपको फॉल्ट ही नजर आएगा ना। हीरो की डेफिनेशन ही अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि वो आम आदमी से यानी कि नॉर्मल मैन से बहुत ज़रा ऊंचा होता है, और सुपर नेचुरल यानी गॉड या एंजल से थोड़ा सा नीचे होता है। तो अगर आर्ट इसको मतलब थोड़ा सा नलीफाई करता है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, तो इट शुड नॉट बी, इट इज आर्टिस्टिक, इट इज नॉट अ फॉल्ट ना। इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया। And if the delusion be admitted, has no certain limitation. If the spectator can be once persuaded that his old acquaintance are Alexander and Caesar, that a room illuminated by the candles is the plain of Persinia or the bank of the Granicus, he is in a state of elevation above the search of the reason or of the truth, and from the heights of the Empyrean poetry may despise the some circumscriptions of the terrestrial nature. There is no reason why a mind has wandering in the ecstasy should count the clock, or why an hour should not be a century in that calendar of the brains that can make the stage a field. The truth is that the spectators are always in their senses and know फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट टू द लास्ट। यहाँ पे ये वाला पॉइंट वो कहते हैं कि सच जो है वो उनको पता होता है, स्पेक्टेटर्स को, तमाशाइयों को। तो मुझे अब हम आर्ट को जो है वो स्पेक्टेटर के लेवल पर तो नहीं देख सकते ना। अगर एक्टर है जो करेक्टर फील कर रहा है, हम आर्टिस्ट को उसको रिप्रेजेंट करना है, ना कि उसको रिप्रेजेंट करना है कि व्हाट द स्पेक्टेटर इज फीलिंग ना, कि स्पेक्टेटर इस पॉइंट को कैसे लेगा। बेसिकली उसने एक्टर को और करेक्टर को देखना होता है। तो शायद उससे गलती हुई कि इस लेवल पर इस तरह की उसकी अनॉमलिटीज के ऊपर जो स्पेक्टेटर होता है वो स्टेज को स्टेज ही समझता होता है, प्लेयर्स को प्लेयर ही समझता होता है। तो लेकिन लाजमी नहीं कि जो स्पेक्टेटर की फीलिंग हो वही एक्टर की फीलिंग भी हो, दैट माइट नॉट। और ये कंट्रास्ट भी जो है वो वाजे करता है। और कंट्रास्ट ही आपको पता है कि अमूमी तौर पर लोग, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि अमूमी तौर पर लोग मौत से डरते हैं, लेकिन हीरो वो होता है जो मौत से नहीं डरता। अब अमूमी तौर पर हम जो भी फिल्में देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर इस मौके पे सिचुएशन पे मैं होता तो मैं भाग जाता, जबकि हीरो उस सिचुएशन पे नहीं भाग रहा होता। तो इट इज नॉट अप टू द
यानी हम कहेंगे जी हीरो ने इस जगह के ऊपर ट्रेन के ऊपर ऊपर से जंप लगा के अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर बेवकूफ़ी की है। वो हमारे सामने तो बेवकूफ़ी हो सकती है, तो लेकिन जो आथर, एक्टर और करेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंगली वो गलती नहीं हो सकती। तो किसी एक की फीलिंग को दूसरे की फीलिंग के अकॉर्डिंगली जज करना और उसके ऊपर फॉल्ट या डीमेरिट का चार्ज करना, ये मेरे ख्याल में सैमुअल जॉनसन की गलती। The lines relate to some actions, and an action must be in some place, but the different actions that complete a story may be in place very remote from each other. And where is the absurdity of the allowing the space to represent first Athens and then Sicily, which was always known to be neither Sicily nor the Athens, but a modern theatre? By supposition a place is introduced, time may be extended, the time required by the fable of ellipsis from the most part between the acts, and for so much of the action as is represented, the real and the poetical duration is the same. If in the first act of preparation for the war against Mithridates are represented to be made in the Rome, the event of the war may, without absurdity, be represented in the catastrophe as happening in the Pontus. We know that there is neither war nor preparation for war. We know that we are neither in the Rome nor in the Pontus, that neither Mithridates are not Lucullus are before us. The drama exhibits successive imitation of the successive actions, and why may not this second imitation represent an action that happened years after the first? It was so connected with it that nothing but the time can be supposed to intervene. यानी दरमियान में टाइम ही होता है और ये आर्टिस्ट जो होते हैं उसी टाइम को स्क्वीज कर देते हैं अपने फिक्शन में. Time is of all the modes of existence most obsequious to the imitation. A lapse of the years is as easily conceived as the passage of hours. In contemplation, we easily contact the time of the real action. यानी अब हम अगर ये कहेंगे जी शेक्सपियर ने अपने ज़माने में पूरी जो आर्टिस्ट किंग था उसकी सारी 60 साल की ज़िंदगी को 10 घंटे के ड्रामे में क्लोज कर दिए, तो आज मूवी में हम उसे 1 घंटे की या 3 घंटे की मूवी में भी तो क्लोज करते हैं. आर्ट के जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं और कोई स्टैंडर्ड्स आर्ट के फिक्स भी नहीं होते, ये आप अपने ज़हन में रखें. In contemplation, we easily contract the time of the real action and therefore willingly permit it to be the contracted when we only see their imitation. It will be asked how the drama moves if it is not credited. It is credited with all the credit due a drama. It is credited whenever it moves as just the picture of a real original, as representing to the editor what he would himself feel if he were to do or suffer what is there trying to suffer to be done. The reflection that strikes the heart is not that the evils before us are real evils, but that they are the evils to which we ourselves may be exposed. If there may be any fallacy, it is not we that we fancy the players, but that we fancy ourselves unhappy for that moment. ये हम भी अपने आप को उन्हीं करेक्टर्स की जगह पर देख रहे हैं. But we rather lament the possibility that suppose the presence of the misery as the mother weeps over her baby when she remembers that the death may take it from her. The delight of tragedy proceeds from our consciousness of the fiction, and if we thought murders and the reasons real, they would please no more. Imitations produce pain or pleasure not because they are mistaken from the reality, but because they are being realities through the mind. When the imagination is recreated by the painted landscape, the trees are not supposed capable of giving us the shade, uh, giving us the shade or the fountain's coolness. But we consider how we should be pleased with such fountains playing beside us and such woods waving over us. A play read affects the mind like a play acted. It is therefore evident that the action is not supposed to be real, and it follows that between the acts a longer or the shorter time may be allowed to pass, but that more than account of space or duration is to be taken by the auditor of the drama.
than by the reader of a narrative before whom we pass in an hour the life of a hero as the revolutions of an empire. वेदर शेक्सपियर, अब ये वाली बात है कि जी शेक्सपियर को यूनिटीज का पता था या नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि whether Shakespeare knew the unities and rejected them by the design or deviation from them by the happy ignorance. It is, I think, impossible to decide. ये खुद भी वो कहते हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंगली कहीं कहीं हद तक फॉल्ट्स लगे हैं। ये शुरू से मैं इनके आपको जवाब देता आया हूँ कि वो इसे समझता है कि इस तरह शेक्सपियर अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन ये यहाँ इस नुक्ते के ऊपर आप देखें वो कहता है इट इज यूजलेस टू इंक्वायर और इम्पॉसिबल टू डिसाइड। मेरा स्टांस भी यही है, चाहे उसने इग्नोरेंस के साथ भी इनको यूज किया भी है तो स्टिल दीज फॉल्ट्स जो है वो शेक्सपियर के मेरिट्स लगते हैं। शेक्सपियर अपने इन फॉल्ट्स के बावजूद भी जो है ना वो एड उसके ये फॉल्ट्स भी उसके लिटरेरी वर्क्स में टेस्ट डेवलप करते हैं। वी मे रीजनेबली सपोज that when he rose to the notice, he did not want the counsels and admonitions of the scholar and the critics. ये वो शुरू में मैं जो आपको क्रॉस काउंटर इसका करता आ रहा हूँ, ये खुद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कह रहा है। कहते हैं जब शेक्सपियर मशहूर हुआ तो उनको क्रिटिक्स के और तारीफ करने वाले और तनकीद करने वाले काउंसिल की ज़रूरत नहीं थी। That he at last deliberately persisted in a practice which he might have begun at by chance. As nothing is essential to the fable but unity of the action, and as the unities of time and place arise evidently from false assumption, and by circumscribing the extent of the drama, lessen its variety, I cannot think that it is much to be lamented. अब कहते हैं थोड़े थोड़े उसके फ्लॉज हैं जिसे हम झोल कहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उसके ऊपर धारना शुरू कर दें, लेमेंट करना शुरू कर दें कि हाय शेक्सपियर इतना ग्रेट था लेकिन उसके बावजूद उसे ये गलतियां होगी, दैट दे वर नॉट नोन बाय हिम are not observed, not if such another poet could arise. Should I very vehemently reproach him कि मैं उसको वो करूं, तनकीद का निशाना बनाऊं? That his first act passed at Venus, ये मतलब उसमें आगे करता है कि जी उसके ये हैं, लेकिन इसके बावजूद still they are uh, 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 praised one. The result of my inquiries, in which it would be the ludicrous of the boast of the impartiality, is that the unities of time and place are not essential to just a drama, that though they make sometimes conduce to the player, they are always to be sacrificed to the nobler beauties of variety and instruction, and that a play written with nice observation of the critical rules is to be contemplated as an elaborate curiosity, as the product of the superfluous or the ostentatious art by which is shown rather what is possible than what is necessary. He that without diminution of any other excellence shall preserve all the unities unbroken deserves the like applause in the architect. We shall display all the orders of architecture in a citadel without any deduction from its strength. But the principal beauty of the citadel is to exclude the enemy, and the greatest graces of the play are to copy the nature and instruct the life. ये हमने उसमें देख लिए कि वो ये कहते हैं कि ये शेक्सपियर के अगरचा फाल्स हैं लेकिन इन्हें मजीद इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन इन फाल्स के ये फाल्स जो हैं उसकी वर्थ को लिटरेचर में मिनिमाइज फिर भी नहीं कर सकते थे। अगर शेक्सपियर इन फॉल्ट्स को कुछ मजीद बेहतर कर लेता तो वो शायद इससे भी बड़ा आर्टिस्ट होता। अगले लेक्चर में हम शेक्सपियर के मेरिट्स देखेंगे जो टी.एस. इलियट ने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने काउंट करवाए हैं। तो आज मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि जो जो मेरिट्स और फॉल्ट्स उसने काउंट करवाया। विर्चू, सेक्रीफाइस टू कन्वीनियंस, केयरलेसनेस अबाउट द प्लॉट डेवलपमेंट, अनार्किज्म, अनार्किज्म से मुराद वो वर्ड्स या वो स्टोरीज यूज करता है जो छोड़ दी गई हैं, और डायलॉग जो है वो कोर्स हैं, मतलब रफनेस है उनमें, परफॉर्मेंस इन ट्रेजेडीज वर्स देन मोर लेबर एंड स्पेंडिनी, जितना वो उनके ऊपर काम करता है ट्रेजेडीज में, जितनी मेहनत करता है उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो रिजेंबल नहीं करती। अनड्यू वर्बोसिटी एंड द प्रोप्लेक्सिटी ऑफ द वर्ड, बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी, वर्बोसिटी कहते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स ना। फ्लेम पॉइंट स्पीचेस का मन है बढ़ा चढ़ा के तकरीरें बयान करता है, और वोकेबलरी जो है वो इन्फ्लेटेड वोकेबलरी यूज है, और क्रेज फॉर पन विद वर्ड प्ले है कि शेक्सपियर जो है ना वो कहते हैं कि दोस्ती जाए लेकिन मजाक जो है जुगत ना जाए, यानी कि जो कुछ भी होता है जो जिस भी लेवल पर भी है
उसकी ग्रेस चली जाए, लेकिन वर्ड्सवर्थ जो है वो मजाक, सॉरी शेक्सपियर जो है वो कहते हैं कि मजाक मुंह से ना जाए। तो ये उसके ऊपर चार्ज हैं, जो कि उसको नेचुरलाइज भी करते हैं, जो कि लेटर ऑन उसके मेरिट्स भी बन जाते हैं किसी किसी कंटेक्स्ट में। कुछ लोग इसको फॉल्ट्स को उसके फॉल्ट्स गिनते ही नहीं है। तो अगले में हम देखेंगे कौन से उसके मेरिट्स हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।